Hello everyone, this is CS संगीत केडिया from संगीत केडिया एकेडमी। आज के लेक्चर में what we are going to cover, I am going to discuss the amendments for a paper that is a setting up of business entities and closure. That's a paper of the CS Executive Program New Syllabus. And these amendments that I am going to discuss, they are applicable for June 2021 exam. So I am going to discuss the amendments for June 2021 exam, and the amendment that I am going to discuss, they are relevant in which particular paper I am going to discuss the amendment. The name of the paper is the setting up of business entities and closure, that is SBC paper of CS Executive Program New Syllabus. Since I am going to discuss the amendments for June 2021 exam, I will cover the amendments for the period 1st of July 2020 to 31st of December 2020. इन 6 महीने के पीरियड में 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020, इस पीरियड में जो चेंजेस लॉ में आए हैं एंड जिसका इंपैक्ट आपके एसबीसी के पेपर में है, दैट आई एम गोइंग टू कवर इन टुडेज लेक्चर। इसका मतलब 31 दिसंबर 2020 के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो मैं कवर नहीं करूंगा, बिकॉज वो जून 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया गाइडलाइंस कि जो भी चेंजेस आपके एग्जाम से 6 महीने पहले आ जाते हैं, सिर्फ वही आपके चेंजेस और अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होते हैं। इट मीन 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स, 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, लॉ में चेंजेस आ रहे हैं, वो जून 2021 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए हमने एक लास्ट डेट ली 31 दिसंबर 2020। आपको उस डेट तक जो चेंजेस हैं वो मैं कवर करने जा रहा हूं। एंड तो इसका 6 महीने के अमेंडमेंट्स 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020, इस पीरियड के जो चेंजेस हैं विच आर एप्लीकेबल इन दिस पेपर एसबीसी, दैट आई एम गोइंग टू कवर इन टुडेज लेक्चर। एक बात और, अगर आप इस डेट से पहले के अमेंडमेंट आपने नहीं अपडेट कर रखे अपने लेक्चर्स के अंदर या अपने बुक्स के अंदर, नोट्स के अंदर, तो उससे पहले के अमेंडमेंट्स भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। और पूरे 1 साल के, मतलब इस पीरियड के तो मैं आज के लेक्चर में कवर करने जा रहा हूं, आज की वीडियो में कवर करने जा रहा हूं, बट इससे पहले 1 साल की, दैट इज द 1 जुलाई 2019 टू 30th of June 2020, इस पूरे 1 साल के जो अमेंडमेंट्स हैं ये भी हमारी वेबसाइट पे वीडियो लेक्चर भी है, नोट्स दोनों आपके दे रखे हैं। 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 इस पीरियड के अमेंडमेंट्स हमारी वेबसाइट पे प्लेस्ड हैं, नोट्स के साथ, वीडियो भी उसका, वीडियो लेक्चर भी और साथ में नोट्स भी, और वो फ्री है फॉर एवरीवन। कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, एंड नो चार्ज, उसके लिए कोई फीस या कोई चार्जर नहीं है। हमारी वेबसाइट आई होप जानते होंगे आप, www.sangeetkediaacademy.com। इस वेबसाइट पे जाके आप पहले के अमेंडमेंट्स अगर आपके पास नहीं है, 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 इस पीरियड 1 साल के अमेंडमेंट्स वहां पे हैं विद नोट्स, विद वीडियो लेक्चर। अच्छा, आज का भी जो क्लास में अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये भी आपको वेबसाइट पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 इस पीरियड के जो चेंजेस हैं फॉर द एसबीसी पेपर अलॉन्ग विद द नोट्स ऑफ अमेंडमेंट, मतलब अमेंडमेंट के नोट्स भी जो लेक्चर में अभी डिस्कस कर रहा हूं और इसके लेक्चर वीडियो भी, ये भी हमारी वेबसाइट पे, सेम वेबसाइट पे प्लेस हो जाएगा। इसका मतलब करंट जो अमेंडमेंट मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूं वो भी, और इससे पहले के अमेंडमेंट ऑलरेडी प्लेस है हमारे वेबसाइट पे, और ये भी आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ये भी प्लेस हो जाएगा ऑन आवर वेबसाइट www.sangeetkediaacademy.com। नाउ व्हाट आर द अमेंडमेंट्स इन द एसबीसी पेपर। इस पेपर में सिर्फ एक टॉपिक के अंदर अमेंडमेंट है, ओनली वन टॉपिक।
एंड वो टॉपिक कौन सा है, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 22 जो पार्ट सी के अंदर है। आप जानते हैं पेपर के 3 पार्ट है, पार्ट 1, 2, 3 और ABC। जो थर्ड पार्ट ऑफ द पेपर है उसमें चैप्टर नंबर 22 दैट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC 2016, उसी चैप्टर में चेंजेस हैं। बाकी किसी चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है फॉर इन द पीरियड 1 जुलाई 2020 टू 31 दिसंबर 2020। सिर्फ एक ही चैप्टर में अमेंडमेंट है, दैट इज चैप्टर नंबर 22 एंड दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इस चैप्टर में सबसे पहले पेज नंबर 270 जिसपे इंट्रोडक्शन दे रखा है रिगार्डिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। मतलब एक टॉपिक है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रखा है ऑन पेज नंबर 270। वो देखिए क्या लिखा है, उसमें क्या चेंज है उस इंट्रोडक्शन में। और ऑन पेज नंबर 270 दैट इज रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसका इंट्रोडक्शन, मतलब इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन जो पेज नंबर 270 उसमें क्या चेंज, 2 चेंजेस है। इसमें जो पहला पैराग्राफ है जिसमें दे रखा है कि साहब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी कमेंस अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर इफ दैट कॉर्पोरेट डेटर मेक्स अ डिफॉल्ट एंड डिफॉल्ट शुड बी मिनिमम ऑफ रुपीज 1 लाख। अब वो डिफॉल्ट शुड बी मिनिमम रुपीज 1 लाख की जगह रुपीज 1 करोड़ हो गया। इट मीन अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्ट करता है तो उसके अगेंस्ट हम कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कमेंस कर सकते हैं। लेकिन पहले था कि कम से कम डिफॉल्ट 1 लाख रुपए का होना चाहिए, अब चेंज हो गई कि अगर डिफॉल्ट कम से कम 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए। एक्चुअली तो लिमिट जो 1 लाख की थी मिनिमम वो खत्म हो गई, उसकी जगह 1 करोड़ मिनिमम। इसका अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर अगर डिफॉल्ट करता है ऑफ लेस देन 1 करोड़ जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व इज लेस देन 1 करोड़ तो उसके अगेंस्ट CIRP कमेंस नहीं हो सकती। पहले हो सकती थी 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा पे, लेकिन नाउ द लिमिट हैज बीन चेंज टू 1 करोड़। एक्चुअली क्या है, ये बात सेक्शन 4 में दे रखी है ऑफ IBC कोड। सेक्शन 4 की लैंग्वेज देखें, उसमें लिखा हुआ है द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी कमेंस अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर if the corporate debtor makes a default of at least 1 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed by government but not exceeding rupees 1 crore। मतलब 1 लाख तो सेक्शन में लिख दिया, लेकिन इस 1 लाख को गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा सकती है बाय नोटिफिकेशन, लेकिन गवर्नमेंट बढ़ा मैक्सिमम 1 करोड़ कर सकती है। गवर्नमेंट की पावर पर अपर लिमिट लगा दी कि मैक्सिमम 1 करोड़ कर सकती है। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू किया था बाय यूजिंग दैट पावर गिवन द सेक्शन 4 और 1 करोड़ नोटिफाई करता है। मतलब मैक्सिमम जो गवर्नमेंट की पावर है गवर्नमेंट ने वही नोटिफाई कर दिया। इसका तो अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर अब 1 करोड़ या उससे ज्यादा का डिफॉल्ट करता है तभी उस कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, मतलब कोई डिफॉल्ट करता है जैसे अमाउंट इन्वॉल्व अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा है देन ओनली अगेंस्ट दैट कॉर्पोरेट डेटर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी कमेंस। और 1 करोड़ से कम का अमाउंट इन्वॉल्व इन द डिफॉल्ट बाय द कॉर्पोरेट डेटर तो उस कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट फिर CIRP कमेंस नहीं हो सकती। तो ये लिमिट चेंज हो गई है। मतलब सेक्शन 4 में जो गवर्नमेंट को पावर दे रखी थी कि आप हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, तो गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमम जो पावर थी उसका इस्तेमाल करके एक नोटिफिकेशन लाया। उसका इंपैक्ट यहाँ पे कम से कम 1 करोड़ का डिफॉल्ट होगा तभी CIRP कैन बी कमेंस अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। एक तो ये इसी इंट्रोडक्शन टॉपिक में दूसरा एक और अमेंडमेंट है। इंट्रोडक्शन टॉपिक के अंदर इंट्रोडक्शन टॉपिक के अंदर एक चीज लिखा हुआ है कि साहब कॉर्पोरेट डेटर का मतलब है कॉर्पोरेट पर्सन हु मेक्स अ डिफॉल्ट एंड हु कॉर्पोरेट, उसमें एक टर्म आ रहा है, कॉर्पोरेट पर्सन टर्म आ रहा है उसी इंट्रोडक्शन टॉपिक में। अब कॉर्पोरेट पर्सन के अंदर आ रहा है कि साहब कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब क्या है एंड ऑल दैट, ठीक है। उसमें लेकिन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को एक्सक्लूड किया हुआ है। अगर कोई कॉर्पोरेट है, कोई कॉर्पोरेट पर्सन, लेकिन अगर वो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर उसको एक्सक्लूड किया हुआ है, लेकिन उसी के बाद जहां पे एक्सक्लूड किया होगा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूडेड नहीं है, उनके अगेंस्ट CIRP कमेंस नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, अभी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, उसमें ये बोला गया कि साहब अगर कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके अगेंस्ट नॉर्मली जनरली CIRP हम कमेंस नहीं करते, ऑल्दो कंपनी फॉर्म में फिर भी नहीं कर सकते। लेकिन मतलब कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन में हम कंपनीज वगैरह कवर करें, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, बट अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको कवर नहीं करें, उसके अगेंस्ट हम CIRP कमेंस नहीं कर सकते। लेकिन कुछ अभी आ गए कि साहब रिसेंटली कि साहब कुछ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट CIRP कमेंस हो सकती है।
तो जो पैराग्राफ दे रखा कि साहब फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को एक्सक्लूड कर रहे हैं उनके अगेंस्ट सीआरपी कमेंट, उसी के बाद एक पैराग्राफ और ऐड हो जाएगा। एंड वो पहले तो मना कर दिया, फिर लेकिन ऐड कैसे, तो उस पर एक कंडीशन लगी। अब उसके बाद एक पैराग्राफ नया क्या ऐड हो गया, हाउएवर आईबीसी शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। मतलब पहले तो मना कर दिया, फिर बोला हाउएवर, एक प्रोविजन टाइप हो गया, इस फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर आपको आईबीसी अप्लाई हो सकता है। कौन सा? पहला वन, अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और उसका एसेट साइज एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। इफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और उसका एसेट साइज अगर 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उस पर लग सकता है। नंबर 2, वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एंड अगेन उसका भी सेम, अगर उसका एसेट साइड 500 करोड़ या उससे ज्यादा है एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट तो उस पर भी लग सकता है। इट मींस दो तरह के फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर आपको आईबीसी कोड जनरली फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट, ऑल्दो भले कंपनी फॉर्म में उसके अगेंस्ट आईबीसी कोड नहीं लगता, उसके अगेंस्ट हम सीआरपी कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन दो तरह के कर सकते हैं। एक आपका ऐसे फाइनेंशियल सर्विस जो एनबीएफसी है लेकिन उसका कम से कम एसेट साइड 500 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। सिमिलरली अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, अगेन हैविंग द एसेट साइड ऑफ एटलीस्ट 500 करोड़ मोर एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, तो उसके अगेंस्ट भी सीआरपी कमेंट्स हो सकती है। ये कह सकते हैं एक्सेप्शंस हो गए, जनरली फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट सीआरपी कमेंट्स नहीं होती। नाउ एक्चुअली ये जो अमेंडमेंट्स आई थी और क्यों इनको कवर किया गया, इसके पीछे कुछ स्कैम्स हो गए थे। आपने सुना होगा बीच में दीवान हाउसिंग, डीएचएफएल, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उसके अंदर कुछ स्कैम हो गया था। अगेन हाउसिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस। एक आपको सुना होगा आईएलएफएस, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस है, ये एनबीएफसी है। तो एक्चुअली इनमें कुछ दिक्कत आ गई थी और इनके अगेंस्ट आईबीसी होगी, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन बाद में बोला कि साहब इनको नहीं कवर करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें आएंगी एंड बहुत सारे जो लोगों का पैसा लगा इन कंपनी में वो ठीक से रिकवर नहीं हो पाएगा, उनके साथ कहीं ना कहीं इंजस्टिस होगा। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट इंडस्ट्री में हुए, स्पेशली द स्कैम, सम स्कैम हैपेंड इन द आईएलएफएस, डीएचएफएल, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, दीवाना हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एंड लेजिस्लेचर वाज फोर्स्ड टू थिंक ऑन दिस, और ये अमेंडमेंट आया कि साहब इस एंड सर्टेन टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो आपके सामने लिखे हैं, इनके अगेंस्ट सीआरपी कमेंट्स हो सकती है। नेक्स्ट जो आपको अमेंडमेंट है देखिए वो क्या है, पेज नंबर 271 272, एक टॉपिक है रेजोल्यूशन प्रोसेस। जिसमें सेक्शन 7 डिस्कस किया हुआ, and that is the initiation of CIRP, corporate insolvency renewal process, at the application made by financial creditor. अच्छा, इस टॉपिक में एक पॉइंट आपको ऑलरेडी पहले से है कि अगर कोई रियल स्टेट प्रोजेक्ट है, कोई रियल स्टेट कंपनी है, उसने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो जितने भी लोगों ने वहां पे बुकिंग कराई और हुआ allottees under real estate project, persons who are the allottees of flat under some real estate project, तो उनको भी फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा, एंड वो भी आपको एप्लीकेशन लगा सकते हैं फॉर इनिशिएटिंग द सीआरपी अगेंस्ट दैट रियल स्टेट कंपनी जिसका वो प्रोजेक्ट है, जिसके प्रोजेक्ट में अलॉटीज है। इसी टॉपिक के लास्ट में एक पैराग्राफ ऐड कर लेना, जहां टॉपिक खत्म हो रहा है सेक्शन 7 रेजोल्यूशन प्रोसेस। बेसिकली वो सेक्शन 7 की बात करें, इनिशिएशन सीआरपी बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। इस जहां पे टॉपिक खत्म हो रहा है सेक्शन 7 रेजोल्यूशन प्रोसेस टॉपिक जहां खत्म हो रहा है, वहां लास्ट में एक्चुअली वो क्या है, दैट इज जो पैराग्राफ में बताने जा रहा हूं, दैट्स बेसिकली इनके कॉन्टेक्स्ट में एक कंडीशन आ गई कि साहब एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट की अगर अलॉटीज एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं फॉर इनिशिएटिंग सीआरपी अगेंस्ट द रियल स्टेट कंपनी, तो उस केस में दे कैन, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशन क्या देखिए, मान लिया कोई भी लीजिए, मान लिया एक कंपनी एक्स लिमिटेड, उसका कोई रियल स्टेट प्रोजेक्ट है। एक कंपनी कई सारे रियल स्टेट प्रोजेक्ट हो सकती है, एक ही जो कंपनी आपकी रियल एस्टेट बिजनेस में,
तो एक पर्टिकुलर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर उसके जो अलॉटीज हैं वो एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर इस कंपनी के अगेंस्ट अगर सीआईआरपी कन्विंस करने के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहती है, लगा सकती है, बट कंडीशन क्या है, वो कि उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर मानते हैं कि सर इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके जितने भी आपके अलॉटीज हैं नंबर वाइज 100 या 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ अलॉटीज ऑफ दिस रियल एस्टेट पर्टिकुलर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, कंपनी के सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं, एक पर्टिकुलर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जिसके आप अलॉटी हैं 100 इन नंबर या उसी सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ अलॉटीज whichever is less, इतने लोग मिलके ही आपको एप्लीकेशन लगा सकते हैं फॉर इनिशिएटिंग जॉइंटली फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी अगेंस्ट दिस रियल एस्टेट कंपनी। मान ली एक पर्टिकुलर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर रियल एस्टेट कंपनी, उसके टोटल नंबर अलॉटेड 800 है, तो 10% 800 का 10% कितना हो गया 80, इट मीन 800 का 10% 80 और 100 विच लेस, तो लेस का 80, मतलब 80 से ज्यादा मिलके अलॉटेज मिलके ज्वाइंटली अप्लाई कर सकते हैं फॉर इनिशिएटिंग द। लेकिन मान ली उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर अगर 1300 टोटल अलॉटेज हैं 1300 उसका 10% कितना हो गया, दैट इज द 130 और 100 विच ये तो फिक्स है और 100 विच वे लेस, तो लेस क्या होगा 100। उस केस में 100 और मोर रियल एस्टेट अलॉटीज ऑफ द सेम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दे कैन ज्वाइंटली अप्लाई अगेंस्ट द कंपनी फॉर इनिशिएटिंग द सीआरपी। एक्चुअली इससे लॉजिक क्या है, पहले तो इन्होंने अलाउ कर दिया कि सर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर जो अलॉटीज हैं वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं एंड वो भी आपको व्हाट वी कॉल दे कैन आल्सो इनिशिएट अ सीआरपी अगेंस्ट दैट कंपनी। बाद में क्या हुआ, सब जब ये अलाउ कर दिया तो मान लीजिए सोच के देखिए एक कोई रियल एस्टेट कंपनी जैसे डीएलएफ, उसका एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, उसके अंदर टोटल अलॉटीज मान लीजिए 2000 है, हो सकते हैं 2000 अलॉटीज, उसमें से कोई एक या दो अलॉटी आपको किसी कारण से उसको प्रॉब्लम है, ग्रजेस है और वो अप्लाई कर देता है और बाकी लोग किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई अप्लाई नहीं करता, तो डोंट थिंक कहीं ना लग रहा है साहब इस प्रोविजन का, इस राइट का मिसयूज कि भाई 2000 में से 2 लोगों को दिक्कत है, बाकी 1998 मतलब 1998 अलॉटी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। इट भी हो सकता है ना कि समस्या है ही नहीं, वो 2 अलॉटी इस राइट का मिसयूज कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि मिसयूज ना करें तो उन्होंने एक बेसिक कंडीशन कम से इतने अलॉटी तो होने चाहिए एंड देन ओनली ज्वाइंटली दे कैन अप्लाई, और उससे कम होंगे तो वो फिर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। वो कितने, उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी अलॉटी इन्वॉल्व है 100 और उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने अलॉटी उसका 10% विच एवर इज लेस, ये कंडीशन फुलफिल करके फिर ज्वाइंटली अप्लाई करते। ये कंडीशन आ गई, पहले नहीं थी, और ये इस टॉपिक के लास्ट में ऐड कर लीजिएगा कि मैं देखिए मैं पढ़ देता हूं क्या है। इट मे बी नोटेड दैट फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर, कौन सा फाइनेंशियल क्रेडिटर, हु आर अलॉटीज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, an application for initiating CIRP corporate insolvency process against the corporator shall be filed jointly by not less than 100 of such allottees or on the same real estate project, or not less than 10% of such allottees under the same real estate project whichever less, वही वाली बात। एंड ये कंडीशन है, subject to the fulfillment of this condition the allottees under real estate project can file a joint petition against the company for initiating the CIRP। तो ये लास्ट में एक पैराग्राफ आपको ऐड हो जाएगा। नाउ एक आपका नया सेक्शन हम ऐड करेंगे यहां पे पेज नंबर 272 पे, बिफोर सेक्शन नंबर 12। सेक्शन 12 जो है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी, उससे पहले सेक्शन 12 से पहले एक नया आपको टॉपिक ऐड हो रहा है एंड दैट इज बिफोर सेक्शन नंबर 12, सेक्शन 12 से पहले। एंड वो टॉपिक कौन, देखिए, suspension of initiation of corporate insolvency resolution process section 10A। ये एक नया ऐड हुआ बिफोर सेक्शन नंबर 12 टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ सीआरपी, सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ सीआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन सेक्शन नंबर 10। नंबर सेक्शन की नंबरिंग से पता लग रहा है अमेंडमेंट ऐड हुआ है। इसका कहा, इसके रीजन में बता दें क्या चीज है। आप जानते हैं साहब 25 मार्च 2020 को पूरे कंट्री में लॉकडाउन अनाउंस हो गया था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड ऑल दैट। अच्छा, उसकी वजह से लोगों के बिजनेस बंद हो गए, कोई काम ही नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, अगर किसी ने किसी बैंक से लोन ले रखा है और कोई फाइनेंस ले रखा है, क्या वो सब रीपेमेंट में डिफॉल्ट होगा? ऑब्वियसली होगा। क्यों? बिजनेस नहीं चल रहे, माल नहीं बिक रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो आप रीपे कहां से करेंगे?
तो जो कंपनीज आपको डिफॉल्ट करेगी तो उनके अगेंस्ट देखा जाए वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके अगेंस्ट सीआरपी कमेंस कर देंगे एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर या एज ए ऑपरेशनल क्रेडिटर व्हाटएवर। आप रॉ मटेरियल की पेमेंट नहीं कर पाते ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो जो रॉ मटेरियल सप्लायर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो आपको ऑपरेशनल क्रेडिटर है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता कि जो कंपनीज डिफॉल्ट कर रही हैं उनमें गलती उनकी नहीं है। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया बिकॉज ऑफ कोरोना, गवर्नमेंट भी अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एक समस्या है गवर्नमेंट ने कर दिया, गवर्नमेंट तो पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन आप बोलेंगे साहब उस चक्कर में मेरे डिफॉल्ट हो गए और मेरे अगेंस्ट कोई सीआरपी कमेंट्स कर दे उस कंपनी अगेंस्ट, डोंट यू थिंक इलॉजिकल है? वो इलॉजिकल क्योंकि ये जो चीजें डिफॉल्ट हुई इट इज बियॉन्ड द रीजंस, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट कंपनी। तो उस तरह की समस्या को डील करने के लिए एक सेक्शन डाला गया, सेक्शन 10 है, और उसमें बोला कि सब कुछ समय के लिए कंपनीज के अगेंस्ट कोई भी सीआरपी इनिशिएट नहीं होगी, वो सब सस्पेंडेड रहेंगे, मतलब नो फ्रेश एप्लीकेशन। ठीक है, अब वो क्या सेक्शन 10 है क्या बोलते हैं, अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर ने को डिफॉल्ट किया ऑन एंड आफ्टर दिस डेट 25 मार्च 2020, तो उस डिफॉल्ट के रिस्पेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द सीआरपी विल नॉट बी एंटरटेन्ड। इफ अ कॉर्पोरेट डेटर मेक्स अ डिफॉल्ट ऑन व्हाट डेट, ऑन एंड आफ्टर 25 मार्च 2020, तो उस डिफॉल्ट के रिस्पेक्ट में उस कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट सीआरपी की एप्लीकेशन आपको एंटरटेन नहीं की जाएगी, एनसीएलटी एंटरटेन नहीं करेगा। अच्छा, ये कह सकते हैं हमने एक रिलीफ दे दिया कि ठीक है डिफॉल्ट हो रहे हैं, हमें मालूम है सब समस्या है, लेकिन आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन भी नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ इनिशिएटिंग द सीआरपी। तो इन्होंने शुरू में सेक्शन 10 में लिखा है कि जब 25 मार्च से 6 महीने के लिए और सच फर्दर पीरियड आई मे बी नोटिफाइड बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो इनिशियली 25 मार्च 2020 से लेके 25 सितंबर 2020 के लिए किया गया था 6 महीने, लेकिन क्योंकि सेक्शन में लिखा होगा ये एक्सटेंड हो गया 1 साल तक जा सकता है, फिर इन्होंने 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया था बाय नोटिफिकेशन, दैट इज 25 दिसंबर 2020, फिर फर्दर 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया, मतलब पहले 6 महीने, फिर 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, और फाइनली 25 मार्च 2021, पूरा 1 साल हो गया, 25 मार्च 2020 से लेकर 25 मार्च 2021। लेकिन पार्ट्स में हुआ है, पहले 6 महीने के लिए सस्पेंड किया था, फिर 3 महीने के लिए सस्पेंशन को एक्सटेंड कर दिया, फिर फर्दर 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। अब इससे ज्यादा हो नहीं सकता बिकॉज मैक्सिमम लिमिट सेक्शन में क्या रखिए 1 साल मैक्सिमम लिमिट, और इसके फर्दर करना पड़ेगा सेक्शन अमेंड होगा, जिस सेक्शन के अंदर जो लैंग्वेज वो अमेंड होगी पार्लियामेंट के थ्रू। लेकिन फिलहाल अभी यही है। इसका तब पहले 25 मार्च 2020 से लेकर 25 सितंबर 2020 तक के इस पीरियड में किसी कॉर्पोरेट डेटर ने कोई डिफॉल्ट किए, उन डिफॉल्ट्स के लिए उस कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, ना फाइनेंशियल क्रेडिटर, ना ऑपरेशनल क्रेडिटर, ना कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ, ठीक है, नहीं लगा सकता फॉर इनिशिएटिंग सीआरपी। लेकिन अब तो नेट रिजल्ट जो 25 मार्च 2020 से लेके 25 मार्च 2021 इस पूरे 1 साल में अब किसी कॉर्पोरेट डेटर ने कोई डिफॉल्ट किया, उन डिफॉल्ट्स के रिस्पेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द सीआरपी कैन नॉट बी फाइल्ड एंड विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द एनसीएलटी। एंड ऐसा करके क्या हम रिलीफ ग्रांट कर रहे हैं कि साहब आपकी गलती नहीं है, लॉकडाउन की वजह से सारी समस्या हो रही है एंड आपके अगेंस्ट कोई सीआरपी कमेंस नहीं कर सकता। लेकिन जो डिफॉल्ट इस डेट से पहले हो गए थे 25 मार्च 2020 से पहले, क्या उस समय के कोरोना वायरस का कोई प्रॉब्लम था या लॉकडाउन का प्रॉब्लम नहीं, तो उन डिफॉल्ट्स को हम सेक्शन 10 कवर नहीं करता कि भाई उन डिफॉल्ट के रेस्पेक्ट में सीआरपी कमेंट्स नहीं हो सकती है, उसको सस्पेंड, वो नहीं। हमारा ओनली डिफॉल्ट विच हैव टेकन प्लेस ऑन एंड आफ्टर दिस, और शुरू में 6 महीने के लिए बोला गया, फिर 3-3 महीने के लिए 2 बार एक्सटेंड किया, तो फाइनली हो गया 25 मार्च 2020 से लेके 25 मार्च 2021। इस पीरियड में किसी कॉर्पोरेट ने कोई डिफॉल्ट किया, उस डिफॉल्ट के रिस्पेक्ट में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कैन नॉट बी कमेंस्ड एंड लेकिन जो डिफॉल्ट इस डेट से पहले हुए उनके रिस्पेक्ट में हो सकता है कमेंट्स, एंड उसके लिए कोई प्रोटेक्शन सेक्शन 10 में नहीं, क्योंकि वहां कोरोना वायरस का कोई इशू नहीं था, ठीक है, और यहां से लॉकडाउन शुरू हुआ था, ठीक है। एंड एक और बात, और सेक्शन 10 जो सस्पेंड कर रहा है ऑफ इनिशिएटिंग सीआरपी फॉर सर्टेन पीरियड फॉर सर्टेन डिफॉल्ट, ये ओवर राइडिंग इफेक्ट ओवर सेक्शन 7, 9 एंड 10, मतलब सेक्शन 7, 9, 10 कुछ भी बोलता रहे, अल्टीमेटली उसका क्लैश होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तो सेक्शन 10 विल प्रिवेल ओवर सेक्शन 7, 9 एंड सेक्शन 10। उनके हिसाब से तो कोई भी कॉर्पोरेट डेटर ने डिफॉल्ट किया ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्विंग 1 करोड़ मोर, पता ना पहले 1 लाख और मोर था, 1 करोड़ हो गया, अब लिमिट चेंज हो गई, तो उस केस में उस कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर या आपको सीआरपी कमेंस करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन
हम बोले वो सारी कंडीशन फुलफिल, लेकिन अगर वो डिफॉल्ट इस पीरियड में हुआ है 25 मार्च 2020 से लेकर 25 मार्च 2021, तो उस केस में उसके लिए एप्लीकेशन कैन नॉट बी मेड फॉर इनिशिएटिंग द सीआरपी। तो ऐसा करके कह सकते हैं कि जिन कॉर्पोरेट डेटर्स के डिफॉल्ट हुए, but not because of them, not to blame those corporate debtor, it is because of lockdown, because of coronavirus pandemic and all that। तो उसके लिए वो unnecessarily penalize ना हो, unnecessarily उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन ना हो, आपको सीआरपी कमेंस ना हो, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए सेक्शन 10A बनाएगा। तो कहते हैं इसकी एक छोटी सी लाइफ है एक पीरियड के लिए, उस पीरियड के लिए, और वो पीरियड अब खत्म हो गया 25 मार्च, टुडे इज 27th of March, ठीक है। आज 27 मार्च 2021 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ऑलमोस्ट 2 दिन पहले ही ये पीरियड खत्म हुआ है, मतलब अब वो प्रोटेक्शन खत्म हो गई है। एंड अगर वो फर्दर एक्सटेंड हुआ तो इसके लिए सेक्शन अमेंड करना पड़ेगा। इस सेक्शन में मैक्सिमम 1 साल हो सकता है, सेक्शन में लिखा 6 months और सच हायर पीरियड बट नॉट एक्सीडिंग 1 year। तो वही था, पहले 6 महीने की हुआ सेक्शन के अकॉर्डिंगली, फिर गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया नोटिफिकेशन, फिर 3 महीने और कर दिया, लेकिन अब फर्दर नहीं हो सकता, उसके लिए पहले सेक्शन को अमेंड करना पड़ेगा। तो दैट इज द सेक्शन 10 is सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ सीआरपी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट इन दिस टॉपिक, पेज नंबर 272 273। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ सीआरपी, एक टॉपिक आपने पढ़ा सेक्शन 12, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ सीआरपी। ये जो टॉपिक एज इट इज जैसे है वैसे ही है, बस लास्ट में एक पैराग्राफ ऐड हो जाएगा। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ सीआरपी सेक्शन 12 जैसे है एग्जैक्टली कोई चेंज नहीं है, लास्ट में एक पैराग्राफ ऐड हो जाएगा। एक्चुअली देखोगे इसके अंदर सेक्शन 12 में लास्ट में एक प्रोविजो है, तो वो फर्स्ट प्रोविजो, एक नया और प्रोविजो है सेकंड प्रोविजो, मतलब एक प्रोविजो ऑलरेडी फर्स्ट प्रोविजो, एक सेकंड प्रोविजो और ऐड हो जाएगा। देखिए वो क्या है, मैं समझाया तो क्या चीज है। उसमें टाइम पीरियड दे रखा है कि साहब 180 डेज के अंदर सीआरपी कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ये 90 डेज से एक्सटेंड हो सकता है बाय 90 डेज। अगर उसके लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अप्लाई करे टू द एनसीएलटी, पहले कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का रेजोल्यूशन पास हो विद 66% मेजोरिटी वोट एंड ऑल दैट, तो मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 270 डेज। 180 नॉर्मल प्लस 90 डेज की एक्सटेंशन हो सकती है। ये तो सेक्शन में लिखा था, लेकिन होता क्या था, मान ले कंपनी एक्स लिमिटेड, इसकी सीआरपी कमेंस हो गई, बीच में इस कंपनी अगेंस्ट कोर्ट में किसी ने कोई केस डाल दिया, तो लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, पहले क्या था, लीगल प्रोसीडिंग में जितना भी टाइम लगे, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, वो पूरा पीरियड इसमें काउंट नहीं होता, वो एक्सक्लूड होता था। वो आज भी एक्सक्लूड होगा, इसमें काउंट नहीं होता था। अच्छा, मतलब वो अलग से टाइम पीरियड है, वो पीरियड इसमें हम काउंट नहीं करते थे। तो उसकी वजह से कहने के लिए 180 प्लस 90 मैक्सिमम होते हैं, लेकिन कई बार 2 साल भी खिंच जाता था। क्यों? क्योंकि बीच में अगर लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट कंपनी को स्टार्ट हो गई, तो उसमें जितना भी टाइम लग रहा है दैट इज एक्सक्लूडेड, वो इसमें काउंट नहीं होता था। तो उस चक्कर में ओवरऑल देखा जाए, आज अगर सीआरपी कमेंस हुई, मतलब 2 साल तक चल रही है। क्यों? कि बीच में लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई एंड वो पीरियड यहां पे कंसीडर, उसको एक्सक्लूड करके हम ये काउंट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सेक्शन 12 के अंदर एक पहले से एक प्रोविजो था, उसे एक सेकंड पहला प्रोविजो था कि सब एक्सटेंशन जो है वो एक बार से ज्यादा ग्रांट नहीं होगी, मतलब ओनली वंस, वो फर्स्ट प्रोविजो दिया हुआ है ओनली वंस, वो तो ऑलरेडी आपकी किताब में है। सेकंड प्रोविजो क्या बोलता है, सेकंड प्रोविजो जो ऐड हो गया अमेंडमेंट से, ये बोल रहा है कि साहब जो जनरल टाइम पीरियड 180 डेज प्लस एक्सटेंशन 90 डेज मैक्सिमम, प्लस जो लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह में भी जो टाइम लगेगा, वो सब मिला के, मतलब उसे एक्सक्लूड नहीं करना, उससे भी इंक्लूड करके सब मिला के मैक्सिमम 330 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी आप वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब जिस दिन सीआरपी कमेंस हुई, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी 330 दिन के अंदर सीआरपी कंक्लूड हो जानी चाहिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, नॉर्मल टाइम पीरियड, एक्सटेंशन प्लस लीगल प्रोसीडिंग में जितना टाइम लगे सब मिला के, मतलब वो एक्सक्लूड कुछ नहीं करना। ऐसा करके क्या था, हमने एक अपर कैप लगा दी कि चाहे आप कुछ भी कर लिए, लीगल प्रोसीडिंग में चली जाए, किसी में चली जाइए, आपको 330 दिन के अंदर सब खत्म करना है। तो क्या इससे कह सकते हैं चीजें फास्ट होगी, अब वो कॉर्पोरेट सीआरपी प्रोसेस पूरा फास्ट चलेगा। पहले क्या लीगल प्रोसीडिंग के अंदर जितना टाइम लगता था वो हम इसमें कंसीडर नहीं करते थे, तो बाद में इन्होंने एक अपर लिमिट लगा, वो सब कुछ इंक्लूड करके मैक्सिमम 330, तो कह सकते हैं 180 प्लस 90 270, 60 दिन और अलाउ कर दिया एक्स्ट्रा, वो लीगल प्रोसीडिंग वगैरह। तो क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कुछ, लेकिन अपर लिमिट लगा दी, इससे ऊपर नहीं जाते। पहले ऐसा कुछ नहीं था, जितना भी टाइम इसमें लगे
1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 8 महीने, साल, वो पूरा एक्सक्लूड होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब मिला, वो प्रोविजो ऐड हो गया, सेकंड प्रोविजो बोलता है मैक्सिमम 330 दिन हो सकता है, सब कुछ मिला के, इसमें कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना। एंड कैसा करके क्या हम कंट्रोल लगा दिया हमने, जिससे कि टाइम बाउंड मैनर में सीआरपी कैन बी कंक्लूडेड। मैं पढ़ता हूं, देखिए लिखो, सेकंड प्रोविजो जो सेक्शन 12 में लास्ट में ऐड हो गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैट corporate insolvency process mandatorily be completed within a period of 330 days, 330 days from the insolvency commencement date, comma, including any extension of period of corporate insolvency process granted under this section, वही 90 days वाला, ठीक है, maximum, and the time taken in legal proceeding, इसको भी include करके, including this and the time taken in legal proceeding in relation to such resolution process, और सब मिला के मैक्सिमम 330, इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो एक हमने एक अपर लिमिट लगा दी कि सर इसके बाहर तो आप जा ही नहीं सकते, सब कुछ मिला के, और इसमें कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना। तो इससे कह सकते हैं टाइम बाउंड मैनर में सीआरपी कैन बी कंक्लूडेड। दैट्स द आइडिया बिहाइंड द एडिंग दिस सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन नंबर 12 सो दैट ओवरऑल चीजें फास्ट हो। दैट्स आइडिया। तो ये छोटे छोटे कुछ चेंजेस थे इस चैप्टर के अंदर, आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसके अलावा एसबीसी पेपर के अंदर और कोई अमेंडमेंट्स नहीं है फॉर जून 2021 एग्जाम। अच्छा, एक बात और, मैं कुछ बच्चों ने सर इधर उधर से कोई बात सुन ली हो कि सर इस पेपर का जो पार्ट 2 है जिसमें आपको लेबर लॉज वगैरह आते हैं, इससे कोई नए लेबर लॉज आ गए हैं, कुछ है, वो एक्चुअली आए हैं, लेकिन वो इफेक्टिव 1 अप्रैल 2021 से होंगे। कब से होंगे? 1 अप्रैल 2021 से। और 1 अप्रैल 2021 से कोई अगर लॉ चेंज हो रहा है, तो अमेंड हो रहा है, तो क्या वो जून 2021 में अप्लीकेबल हो? नहीं। तो वो सब चेंजेस आपके दिसंबर 2021 में अप्लीकेबल होंगे, क्योंकि दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से वो अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, लेबर लॉज नए आ चुके हैं, लेकिन एक्चुअली उसके लिए सब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाला कि वो इफेक्टिव कब से होंगे? 1 अप्रैल 2021 से। और इसलिए जून 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है 6 महीने क्राइटेरिया के हिसाब से। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर इधर से सुन लिया। कई लोग क्या करते हैं, कई टीचर्स की भी गलती है, वो लोग क्या करते हैं, कोई अमेंडमेंट आता है, वो अमेंडमेंट के वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं। अच्छा, ये बताते नहीं कि सर ये अमेंडमेंट इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। बच्चा देखता है सर उन्होंने डाल रखा, आप बता नहीं। अरे भाई, उल्टा है, अगर वो नए लिख दोगे ना जून एग्जाम में और एप्लीकेबल नहीं, उल्टे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका आंसर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएगा पुराने के हिसाब से, क्योंकि देखो इंडस्ट्री में अप्लाई होना, इंडस्ट्री में तो 1 अप्रैल 2021 से अप्लाई हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले, और आपके एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट, दोनों में तो फर्क है ना। अब इंस्टीट्यूट ने 6 महीने वाला क्राइटेरिया दे रखा है, तो उसके हिसाब से आपको चलना है। तो डोंट गेट कंफ्यूज बाय ऑल दिस थिंग, ठीक है। एंड बार बार मैं बताऊं, 6 महीने वाला क्राइटेरिया उसके हिसाब से आप चलिए, कोई इंस्टीट्यूट ने बता रखा है, मेरा क्राइटेरिया थोड़ी है, आईसीएसआई क्राइटेरिया। और बाकी और इस पेपर में कोई अमेंडमेंट नहीं है एंड एप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जाम। एंड इतना ही है और कुछ नहीं है। तो जो भी था मैंने बता दिया। एंड थैंक यू ऑल एंड माय बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। एंड आई होप कि सब बच्चे अच्छा करें और पूरी मेहनत से एग्जाम दीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू।